जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। ये भारतीय इतिहास से पीसीएस एग्जामों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। ये फर्स्ट वीडियो है। प्राचीन इतिहास से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। प्राचीन इतिहास में अध्याय पाषाण काल होगा। पाषाण काल से ये पहला अध्याय है। उससे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पीसीएस एग्जामों में वो सारे को मैं कवर करूंगा इसमें। और इसके आगे अगला अध्याय, फिर उसके आगे, इस तरह से मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। घटना चक्र की सीरीज है ये। यदि आप लोग को इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें, हम वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं इससे पहले पॉलिटी का पूरी बुक का वीडियो मैं बना चुका हूँ। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पीसीएस एग्जामों में उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है चैनल पर, जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल से संबंधित फर्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है, पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट, चार ऑप्शन दिए हुए, भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्व वैज्ञानिक थे, पूरा पूरा वनस्पति शास्त्री थे, या इतिहासकार थे। क्या थे? तो चार ऑप्शन है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे जो भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। तो ए और बी दोनों मेरा आंसर होगा इसमें। ए और बी दोनों आंसर होगा। ये दोनों थे वो। ई ऑप्शन रहता तो ई में एक से अधिक आंसर होता। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे जो ब्रिटेन के रहने वाले थे और 1863 में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण के लिए शुरुआत की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। तो इस प्रकार ऑप्शन ए और बी दोनों में सही होगा। भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। प्रश्न कह रहा है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो त्रियुगीन विभाजन करने वाले कौन थे? चार ऑप्शन दिए हुए, थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने या चाइल्ड ने। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, थॉमसन ने। थॉमसन ने, इनका पूरा नाम है क्रिश्चियन जर्गनस थॉमसन। इन्होंने 1820 में कोपेनहेगन संग्रहालय से, जो कोपेनहेगन का है डेनमार्क में जो कोपेनहेगन संग्रहालय है वहां के सामग्रियों से तीनों काल का विभाजन किया था 1820 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। चार ऑप्शन है, इनमें से कब, कहाँ पशुपालन का प्रारंभ हुआ था? तो चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन है, निचले पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में, ऊपरी पूरा पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। तो पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, मध्य पाषाण काल में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। इसमें मध्य पाषाण काल में के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं और भारत में पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है, वहां से प्राप्त होते हैं, तथा बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा से मिले हैं पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 में कहा जा रहा है, मध्य पाषाण कालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं, यह वह स्थान है। अभी हमने बताया कि कहां कहां से मिले हैं। तो चार ऑप्शन है इसमें, लंघनाज, भीरवानपुर, आदमगढ़, चौपानी मांडो। तो कहां से मध्य पाषाण काल के पशुपालन का प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। और एक जगह से मिले हैं, वो है बागोर, जो राजस्थान के भीलवाड़ा में पड़ता है। तो पशुपालन का साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित में से
किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन है, चौपानी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, या सराय नहराय से। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, महदहा से। ऑप्शन नंबर सी महदहा से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, महदहा से। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। यदि महदहा के बारे में देखें तो महदहा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है महदहा। कहाँ? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। वहां से बहुत बड़ी संख्या में हड्डी व सींग की निर्मित उपकरण प्राप्त हुए महदहा से। हड्डी और सींग निर्मित उपकरण। जी आर शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। खोजने वाले कौन है? जी आर शर्मा। महदहा में झील क्षेत्र, बुच्चड़खाना क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र के बारे में खोजा था जी आर शर्मा ने। और बुच्चड़खाना से ही सींग और हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं बड़े पैमाने पर। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में कहा जा रहा है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो अभी हमने बताया कि हड्डी से अधिकतर उपकरण मिले हैं या आभूषण मिले हैं, वह कहाँ से मिले हैं? 4 ऑप्शन है, सराय नहराय से, महदहा से, लोखिया से, या चौपानी मांडो से। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, महदहा से हड्डी के निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? तो महदहा से। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एक है सराय नहराय से, बी में दमदमा से, सी में महदहा से, और डी में लंघनाज से। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। ये मध्य प्रदेश के गंगा घाटी प्रतापगढ़ जिले में स्थित दमदमा से लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के बाद 41 मानव शवदान ज्ञात हुआ है, जिसमें से 5 शवदान, एक ही शवदान में 3 मानव कंकाल एवं एक साथ दफनाए गए पाए गए थे। तो ये ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में कहा जा रहा, खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? खद्दानी कृषि नवपाषाण काल से हुई है क्या? मध्य पाषाण काल से, पुरापाषाण काल से, या प्रोटो ऐतिहासिक काल से? तो खद्दानों की कृषि कहाँ से प्राप्त हुई है? तो खद्दानों की कृषि नवपाषाण काल में प्राप्त हुई है, प्रारंभ हुई है। नवपाषाण काल से ही खद्दानों मतलब खाने वाला जो अनाज हम लोग उगाते हैं, वो नवपाषाण काल से ही प्रारंभ हुआ है, नवपाषाण काल से। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 में कहा जा रहा है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, ये हमसे पूछा है। नीलगिरी पहाड़ी में, शिवालिक पहाड़ी में, नल्ला मलाई पहाड़ी में, या नर्मदा घाटी में? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में प्राप्त होता है। नर्मदा घाटी सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी क्षेत्र में प्राप्त होता है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य। इसकी खोज वर्ष 1982 में की गई थी, नर्मदा घाटी की खोज। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। कौन सा अनाज सबसे पहला मानव ने उसका उपयोग किया था? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, इसमें से कौन सा अनाज सर्वप्रथम मानव ने उपयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, जौ सबसे पहले मानव ने प्रयोग किए थे, सबसे पहले जौ। ऐसे मुख्य रूप से 8 अनाजों का उपयोग किया गया है, जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। ये 8 अनाज है जो खद्दानी अनाज के रूप में जाना जाता है, और इसका प्रयोग आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, जौ है जो सर्वप्रथम अनाज मानव ने उपयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 में बताया जा रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए में करा है कोल्डीवा से, बी में करा है लहुरादेव से, सी में करा है मेहरगढ़ से और डी में करा है टोकवा से। देखिए ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा लहुरादेव से। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। इसमें एक, यदि आप लोग अपडेट नहीं हुए होंगे तो इसमें आपको मेहरगढ़ आप ऑप्शन बताएंगे, लेकिन मेहरगढ़ तब होगा जब लहुरादेव ऑप्शन में नहीं होगा। यदि लहुरादेव ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी ही मेरा सही आंसर होगा। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव से ही प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इन नवीनतम खोजों के अनुसार लहुरादेव से जो अनाज प्राप्त हुए हैं वो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य मिले हैं लहुरादेव से, जबकि मेहरगढ़ से जो प्राप्त हुए थे उस 7000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले थे, जो बलूचिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़। तो उससे ज़्यादा पुराना कौन हुआ? लहुरादेव हुआ। इसलिए यदि ऑप्शन में लहुरादेव रहे और मेहरगढ़ रहे तो लहुरादेव ही आंसर होगा। यदि लहुरादेव ना हो और मेहरगढ़ हो तब ऑप्शन में मेहरगढ़ होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। लहुरादेव प्राप्त है कहाँ? लहुरादेव है जो भारत के उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है लहुरादेव। वहां से सबसे प्राचीनतम कृषि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 12th की ओर। 12th में है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डीवा से, मेहरगढ़ से। यहाँ पर लहुरादेव ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। यदि हमें इसमें लहुरादेव ऑप्शन में होती तो आंसर मेरा हम क्या होता? लहुरादेव ही होता। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, मेहरगढ़। 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और यदि लहुरादेव होता तो उससे भी पुराना है लहुरादेव, 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 में कहा जा रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। यदि ऑप्शन में लहुरादेव है और मेहरगढ़ है तो लहुरादेव ही हमारा आंसर होगा, लेकिन लहुरादेव नहीं है तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, मेहरगढ़। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में कहा जा रहा है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय से प्रमाण मिलते हैं। तो नवपाषाण युग की बात कर रहा है, कृषि का अभ्युदय का प्रारंभिक परिणाम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, मुंडीकक, मेहरगढ़, दम्बत साधक, बालाकोट या अमरी। कहाँ से ये प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, मेहरगढ़ से। यदि लहुरादेव ना हो तो इसका आंसर आंख मूंद के मेहरगढ़ मारिए। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में कहा जा रहा है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर यह ऑप्शन नंबर डी होगा, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इसमें लहुरादेव नहीं है तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ये ऑप्शन थोड़ा दिमाग लगा के भी बताने वाला है। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा या डी में है मेहरगढ़। तो इसमें हम क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही होगा। आप लोग भी आंसर बताइए। देखिए इसमें क्या है, प्राचीनतम अस्थायी जीवन। तो जहाँ पर कृषि होगा, जहाँ कृषि होगा वहीं तो लोग अस्थायी रूप से बसेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं कहाँ से। औदे से, वोरी से, बघौर से या लखनिया से। मध्यपाषाण काल में कहाँ पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, बागौर से पशुपालन के मिलते हैं। बागौर, बगौर और आदमगढ़, ये दोनों से
मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। आजमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, बगौर भीलवाड़ा जिला राजस्थान से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, बगौर से, बागौर से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? चालकोलिथ युग किसे कहा जाता है? पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को, लौह युग को? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहा जा रहा है कौन से स्थान से, कौन से ऐसा पूरा स्थान है वहां से हम लोगों को पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुआ है। वो कौन सा स्थान है, वो हमसे ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, आमरी, बी में मेहरगढ़, सी में कोटदिज्जी और डी में कालीबंगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। मेहरगढ़ वह स्थान है वहां से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 90 से 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है, नबदा टोली उत्खनन किसने किया था? नबदा टोली एक स्थान है, उसका उत्खनन कौन से पुरातत्व वैज्ञानिक ने किया था? और नबदा टोली पड़ता कहाँ है? मध्य प्रदेश में पड़ता है नबदा टोली। ठीक है, तो नबदा टोली दक्कन कॉलेज के पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने इसका उत्खनन किया था। HD सांकलिया ने। तो 4 ऑप्शन में से कौन है HD सांकलिया? ऑप्शन नंबर सी में HD सांकलिया है, तो उन्होंने इसका उत्खनन किए थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है ये बताना है। अभी जस्ट हमने बताया था, गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश में नबदा टोली अवस्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में है नबदा टोली। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 में है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, किस प्रकार से की गई है? सन्यासी गुफाओं के रूप में, या मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में? उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न कह रहा है बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान। तो स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, मृतकों को दफनाने के पहचान के रूप में। तो नवपाषाण युगीन में दक्षिण भारत में शवों को दफनाने की जो समाधियां हैं वो निम्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के दफनाने की परंपरा बृहद या मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है, जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित होते हैं। इन समाधियां को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित होती है उसे बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ समाधि हैं जैसे कि शिष्ट समाधि, पीठ सर्किल, कॉर्न सर्किल, डोलमेन, अल्बर्टा स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहिर आदि, ये सब है जो दक्षिण भारत में कुछ ये सब समाधियां हैं। और बृहद पाषाण स्मारक मृतकों की समाधियां थी जो दक्षिण भारत में ये सबसे ज्यादा प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में कहा जा रहा है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो राख का टीला कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुदिहाल से, संगन कल्लू से, कोलडीहवा से या ब्राहगिरी से? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, राख का किला संगन कल्लू से प्राप्त हुआ है। जो संगन कल्लू कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में पड़ता है संगन कल्लू, वहां से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। हम सबका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 में, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं भीमबेटका से। गुफाओं के शैल चित्र से, खनिज से, बौद्ध प्रतिमा से या सोन नदी का उपगम स्थल से?
तो भीमबेटका है जो गुफाओं के शैल चित्र से प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र से। भीमबेटका है कहाँ? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है भीमबेटका, और ये प्रागैतिहासिक काल के चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है भीमबेटका है जो। और तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। भीमबेटका में गुफाओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बता सकते हैं आप लोग। 4 ऑप्शन है, अजंता की, भीमबेटका की, बाघ की या अमरावती। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। भीमबेटका जो स्थल है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलता है, प्रश्न नंबर 26 में भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अभी जस्ट हमने बताया है। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भोपाल में, पंचमढ़ी में, सिंगरौली में या अब्दुलगंज रायसेन में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अब्दुलगंज रायसेन में भीमबेटका की गुफा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 26 का ऑप्शन नंबर डी सही प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 में भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सबसे अधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कौन सा शिलाश्रय है या कौन सी गुफाएं हैं वहां से प्राप्त हुई है? घघरिया से, भीमबेटका से, लेखाहिया से या आदमगढ़ से। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। भीमबेटका की गुफाओं से सबसे अधिक शिलाश्रय चित्र प्राप्त हुए हैं, सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28 में है गैरिक मृदभाड़ पात्र OCP का नामकरण हुआ था। गैरिक मृदभाड़ जो पात्र है उसका नामकरण कहाँ हुआ था? सो हमसे प्रश्न पूछा है। हस्तिनापुर में हुआ था, अहिच्छत्र में हुआ था, नोह में हुआ था या लाल किला में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। हस्तिनापुर में गैरिक मृदभाड़ पात्र का नामकरण हुआ था। हस्तिनापुर है जो गंगा यमुना के द्वाब सांस्कृतिक परंपरा के संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभाड़ के नमूने के कारण गेरुवर्णिक गैरिक मृदभाड़ संस्कृति OCP कहा गया है। इसके साक्ष्य विशेषतः हस्तिनापुर एवं अंतरजीखेड़ा से प्राप्त होता है। कहाँ कहाँ से? हस्तिनापुर से भी प्राप्त होता है इसके साथ गैरिक मृदभाड़ पात्र के, और एक और स्थान है जो अंतरजीखेड़ा नामक स्थान है, वहां से भी प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29 में है ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो दफनाते थे किस तरह? वो महाराष्ट्र के लोग ताम्र कलश के रूप में रखा करते थे। तो वो ये जनजाति, ये कौन से संस्कृति थे? तो ये जॉर्वे संस्कृति के लोग ऐसा किया करते थे। ताम्रकालीन संस्कृति के समय में जॉर्वे संस्कृति एक थे जो वहाँ के लोग किस तरह कलश में रख के दफनाते थे, तो वो हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए में है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र के ताम्रकालीन संस्कृति, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो गया। संस्कृति जिसे जॉर्वे संस्कृति के लोग जो थे महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ से? नेवासा, दायमाबाद, कौठे, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों के मृतकों को अस्थि कलश में, एक कलश हुआ करता उसमें अस्थि डाल करके रख करके उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। और कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। 30 में कहा जा रहा है किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? वो कौन सा स्थल है जो मानव के साथ साथ उसके कुत्ते को भी दफना दिया जाता था? तो वो कौन सा स्थान है? ब्रह्मगिरी है, बुर्जहुम है, चिरांद है या मास्की है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। बुर्जहुम वो स्थान है जहां से ये प्राप्त हुए हैं। बुर्जहुम पड़ता है जम्मू कश्मीर
के में श्रीनगर के निकटतम उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से यह नवपाषाण काल में अवस्था में यह मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। और बुर्ज होम से ही हमें गर्तावास, जिसे गड्ढे वाले घर कहा जाता है, वो भी प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। और ये कौन से पाषाण काल में प्राप्त हुआ है? तो नवपाषाण काल में प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल में बुर्ज होम से ये सावधान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में कहा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जाने का साक्ष्य मिला है? अभी हमने बताया है, 4 ऑप्शन है, उसमें से आंसर बताइए। बुर्ज होम से, कोल्डीवा से, चौपानी मांडो से या मांडो से। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। बुर्ज होम से हमें प्राप्त हुआ है कुत्ते के साथ दफनाने का, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 में कहा जा रहा है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो गर्तावास का मतलब होता है गड्ढा वाला घर। गड्ढा वाला घर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी ऑप्शन नंबर ए मेरा होगा, बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं गड्ढा वाला घर, गर्तावास। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होता है। जम्मू कश्मीर में प्राप्त होते हैं बुर्ज होम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में कहा जा रहा है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के कौन सा शिलाश्रय से सबसे अधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो मोरहना पहाड़ी से, घघरिया से, बगही खोर से या लेखिया से, कौन से पहाड़ी से ये सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी, लेखहिया से। लेखहिया से मानव कंकाल विंध्याचल क्षेत्र के शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखहिया से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? कह रहा है जो पुरातत्व सर्वेक्षण है कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन है, सांस्कृतिक मंत्रालय, बी में पर्यटन मंत्रालय, सी में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है विभाग है जो सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। और ये 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक 4 ऑप्शन है, अलेक्जेंडर कनिंघम, बी में जॉन मार्शल, सी में मार्टिमर फिलर, डी में जेम्स प्रिंसेप। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। 1814 से 1893 तक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियरों के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। और 36 प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। प्राचीन भारत से मैं भारतीय इतिहास को स्टार्ट कर रहा हूँ और यह प्राचीन भारत में पहला वीडियो है पाषाण काल अध्याय से। पाषाण काल अध्याय से ये पहला वीडियो है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो सैंधव सभ्यता से आएगा। तो इस प्रकार घटनाचक्र सीरीज मैं धीरे धीरे लाता रहूँगा और पूरी प्राचीन काल इतिहास से पूरी भारतीय इतिहास को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ये फर्स्ट वीडियो है। यदि आप लोग को अच्छा लगता हो या कुछ भी सीखने के लिए मिलता हो इस वीडियो से, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? नेपाल में, भोपाल में या गुवाहाटी में, बस्तर में या चेन्नई में? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। भोपाल में, जिसका नाम बदल करके अब कर दिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। पहले मानव संग्रहालय था, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था, जिसका नाम बदल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। इसके साथ ही मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।